Hello everyone, this is 56 tutorials for physics by इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिससे एक डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा गया है और उससे पूछा ये भी जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट ऑन विच प्रिंसिपल, किस पे वर्क करता है जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले एक बात देखते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो आपके घर में मोबाइल चार्जर लगा होता है या लैपटॉप चार्ज हो रहा होता है, काफी टाइम से जो इक्विपमेंट चल रहे होते हैं वो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं, मतलब उनमें हल्की सी गर्माहट होती है। उस हीट को तो हम देख नहीं सकते बिकॉज एनर्जी है, बट हम उसे सेंस कर सकते हैं अपनी स्किन से। क्या वो पहले से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है या पहले से उसका टेम्परेचर उतना ही है, तो ये हम सेंस कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ एक नया वर्ड मिलने वाला हमें, क्या, हीट, जिसका नाम क्या है, हीट। हम बात करेंगे कि ये हीट है क्या और कैसे जनरेट हो रही है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ओके, तो सबसे पहली बात, जो ये हमें गर्माहट मिली हमारे मोबाइल में ड्यूरिंग द चार्जिंग या काफी देर से अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है तो वो भी हीट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट। कैसे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग। हु इज, यहां देखिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग। हीटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आप स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने का मतलब जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा या मोबाइल चार्ज होना बंद हो जाएगा, यानी उसमें करंट फ्लो होनी बंद हो जाएगी। और अगर उसमें करंट फ्लो होनी बंद हो जाएगी तो वो डिवाइस हीट भी नहीं होगा। वो डिवाइस जो है हमारा वो हीट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें करंट फ्लो होना बंद हो गई। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग करंट। कौन? करंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग करंट। लेकिन जो ये हीट जनरेट हो रही है ये किस में जनरेट हो रही होगी। ये जो हीट जनरेट हो रही ये किस में जनरेट हो रही होगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट I फ्लो हो रही। तो हर रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ, हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है। कि जैसे बहुत तेजी से जो करंट फ्लो हो रही, जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन है, वो रेजिस्टेंस में आएंगे तो इस रेजिस्टेंस जो कि मेटल से बना है, एलॉय से बना है या किसी भी चीज से बना है, तो इस रेजिस्टेंस में ऑलरेडी कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे। इस रेजिस्टेंस के एटम प्रेजेंट होंगे। इस कंडक्टर के क्या प्रेजेंट होंगे? एटम्स प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स ये जो एटम्स हैं ये आने वाले, या ये जो मतलब ये जो आयंस हैं ये आने वाले चार्जेस का विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, क्योंकि वो बहुत फास्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुत फास्ट आ रहा है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाएगी। क्या आपको पता है इस काइनेटिक एनर्जी को स्लो करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। मान लो बहुत तेजी से बॉल आ रही है कोई, आप उसको रोक रहे हो, तो आपने क्या किया, फोर्स लगाया और काइनेटिक एनर्जी को लो कर दिया। लेकिन जो आपने वर्क किया, जो एनर्जी डिसिपिएट हुई, मतलब जो एनर्जी निकली जब आपने काइनेटिक एनर्जी को वहां पे स्लो किया, जब रेजिस्टेंस ने इन चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी को स्लो किया, तो जो एनर्जी लॉस हुई है वो किस फॉर्म में मिलेगी? हीट। तो हीट कौन जनरेट कर रहा? रेजिस्टेंस। हीट कौन जनरेट कर रहा? रेजिस्टेंस। रिस्पॉन्सिबल कौन है? करंट। दैट मीन्स, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स हो गया कि जब तक करंट फ्लो करेगी तब तक उसका इफेक्ट होगा, हीट होता रहेगा, और जैसे ही करंट ऑफ हो जाएगी, मतलब करंट बंद हो जाएगी, तो वो डिवाइस हीट होना बंद हो जाएगा। दैट मीन्स
दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, या दिस फिनोमेना विल बी नोन एज, या दिस इफेक्ट, सॉरी फिनोमेना कहना गलत होगा इसको, दिस इफेक्ट, करंट का ये इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शायद आपको पता नहीं, बट इसके एप्लीकेशंस आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हो। जैसे जब आप अपने कपड़ों पे प्रेस करते हो, तो जो प्रेस होती है, जब आप उसमें करंट फ्लो करते हो, स्विच ऑन करते हो, ठीक, कंट्रोलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं। तो जब स्विच ऑन करते हो तो उसमें करंट फ्लो होती है, क्या होता है बेटा, करंट फ्लो होती है, तो वो क्या होता है, हीट होना शुरू होता है, जिससे हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्रेस जो है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। सेकंड एक एग्जांपल और लेते हैं, जो हमारा रूम हीटर होता है या जो हमारा कुकिंग हीटर होता है, उसमें भी जब करंट फ्लो होती है तो वो जो नाइक्रोम का वायर होता है, एलॉय जो होता है, नाइक्रोम का जो वायर होता है, वो क्या होता है, लाल, रेड हॉट हो जाता है, जिससे हीट फ्लो होती है, मतलब जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और हम अपना वर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स बोथ द डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन अ सर्किट generated produces heat when an electric current is passed through it। तो अब समझ में आया ये हीट क्या है। इसके पहले आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, करंट पढ़ा है, चार्ज पढ़ा है, पोटेंशियल पढ़ा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इन वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन दबाइएगा। एक बात बताइए, आप में से 97% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं है अभी इस चैनल को, और इससे जानते हैं आपका डिसएडवांटेज क्या है, जो लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता। इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी है, जैसे मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें जो हमारे घर में 100 वाट का बल्ब हम बचपन से देखते आए हैं, उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा जब हम अपने घर में उसको जलाते हैं होल्डर में, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद और उस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी बता सकते हो कि वो 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में या 10 मिनट में वो बल्ब या वो हीटर कितनी हीट जनरेट कर सकता है। दैट मीन्स ये टॉपिक जो है वो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पता चल चुका है कि अगर करंट फ्लो होगी तो हीट जनरेट होगी, और हीट कितनी जनरेट होगी, रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करना पड़ेगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं अब क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। ओके, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग डिस्कस करने के लिए काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। दिस इज अ रेजिस्टेंस R, और इसे यहां पे ये 2 पॉइंट है, एक का नाम है A, एक का नाम है B, और ये यहां पे कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल बैटरी से। इस बैटरी के पास यहां पे एक अमीटर लगा है। अमीटर मतलब होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर जो करंट को मीजर करता है, उस सर्किट में क्या करता है, करंट को मीजर करता है, और हम इसे हमेशा सीरीज में रखते हैं। अब यहाँ एक वोल्ट मीटर ऐड करता हूं। वोल्ट मीटर हमेशा किस में रहता है बेटा, पैरेलल में रहता है। किस में रहता है, पैरेलल में। क्यों रहता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, इसलिए किस में रहता है, पैरेलल में। ओके, तो मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर अ सर्किट, let us consider a circuit of resistance R carrying current I. A circuit of resistance R carrying current I. Let potential difference V is applied. Let मान लेते हैं क्या, potential difference V applied हो गया। तो भैया अगर V applied हो जाएगा तो यहां से करंट फ्लो होने लगेगी, और सबको पता है कि पोटेंशियल बिहेव उसी तरीके से करता है, मतलब इस सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करेगा करंट के। जैसे आपका टिल्लू पंप, जो आपके घर में पंप चलता है, मोटर चलता है, वो क्या करता है, आपकी टंकी भरता है लगातार। अगर चलाते रहिए तो पोटेंशियल का भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी एक पंप की तरीके से होता है, जिसका काम क्या होता है, पंप करना। तो ये करंट को क्या करेगा, पूरी सर्किट में मेंटेन करेगा। इसके लिए इसे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट W joule work is done. Let W joule work is done to move Q coulomb charge in the circuit. तो अगर Q coulomb charge को सर्किट में मूव कराएंगे तो जो हमारा वर्क होगा वो कितना आएगा बेटा,
W इक्वल्स टू आएगा V इंटू क्यू। दिस बिकम इक्वेशन फर्स्ट। W इक्वल्स टू क्या आ गया? V इंटू क्यू। दिस बिकम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एक बात बताइए, मेरा पड़ोसी है, उसका मोटर जल्दी भर जाता है, मतलब उसकी टैंक जल्दी भर जाती है और मेरा टैंक उससे कम भरता है, तो मुझे एक चीज समझ में आई क्या कि उस मोटर की पावर कम है। पावर के लिए मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद आएगा वो टॉपिक। तो अक्सर हमने सुना है पावर, जैसे अगर 0 वॉट का बल्ब है तो वो लाइट कम प्रोड्यूस करेगा, 20 वॉट का बल्ब है तो उससे ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा। तो जितनी पावर ज्यादा उतना वर्क ज्यादा। और पावर होती क्या है? बेसिकली जो वो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो वो एनर्जी उस सर्किट में या उस इक्विपमेंट में खर्च होती है, वो क्या होता है? उसकी पावर होती है। क्या होता है बेटा? उसकी पावर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्यों भैया जानते हो कि नहीं? वी नो दैट P इक्वल्स टू W अपॉन T, इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे पहले इक्वेशन में W मिला है और दूसरे इक्वेशन में P इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू W अपॉन T है। ये पावर है बेटा। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर कर लो तो आप W की वैल्यू यहां से रख सकते हो। तो P इक्वल्स टू कितना आएगा? V इंटू क्यू अपॉन T। एक बात बताएंगे कि अगर ये सर्किट है, कोई ये रेजिस्टेंस है, यहां से यहां तक चार्ज फ्लो करेगा टी टाइम में। कितने टाइम में? क्योंकि ये वर्क भी तो टी टाइम में हुआ था। तो ये जो टी टाइम में चार्ज फ्लो कर रहा, ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। डायग्राम इरेज कर दे रहा हूं, अब जरूरत नहीं है इसकी। तो Q इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या? IT होता है। इन्हें इक्वेशन थर्ड बनाइए, क्योंकि अब आगे और वर्क है। तो फिर से फ्रॉम थर्ड, 3 से देखिए, रहने दीजिए 3 से, Q को यहां पुट करिए तो P इक्वल्स टू आ गया VIT अपॉन का T, और T से T कैंसिल, तो P इक्वल्स टू क्या आ गया? VI। P इक्वल्स टू क्या मिला हमें? VI। ये पोर्शन नोट कर लीजिए। द एनर्जी कंज्यूम in the circuit in T time। किसमें बेटा? T टाइम। तो कितना हो जाएगा भैया एनर्जी कंज्यूम? देखिए, जो आपका वर्क होता है वही एनर्जी होता है, जो वर्क होता है वही एनर्जी होता है। तो यहाँ जो वर्क हुआ है टी टाइम में, वो एनर्जी कंज्यूम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो टी टाइम में एनर्जी कंज्यूम के इक्वल P इक्वल्स टू W बाई टी होता है। क्या होता है? W बाई टी। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी। क्या हो जाएगा बेटा? P इंटू टी। तो इस इक्वेशन P, इस P को हम क्या लिखते हैं बेटा? R। इस P को हम क्या लिखते हैं? R। अब दिस बिकम इक्वेशन 5। दिस बिकम इक्वेशन 5। फोर्थ से इसमें वैल्यू पुट करो तो फ्रॉम 4 W इक्वल्स टू हो गया VIT। ये हो गया आपका वर्क डन इन जूल। दिस हीट डिसिपिएट इन रजिस्टर R इन T टाइम। ठीक, तो अगर T टाइम में ये हो रहा है तो कितना होगा T टाइम में? V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? IR। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे V के प्लेस पे आप लिखोगे I, और ये पहले क्या था? IT, सॉरी VI लिख रहा था मैं इसको। इस V को यहाँ पे पुट करो, W इक्वल्स टू IR, और ये क्या हो गया? I इंटू टी। तो W इक्वल्स टू आ गया I स्क्वायर RT। और हम इसे W नहीं लिखेंगे, हम इसे W नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हीट डिसिपिएट हुई है। तो आप इसको लिखोगे क्या? H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस इक्वेशन को अपन बोलेंगे क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जो हीट जनरेट हुई है, ये जो हीट जनरेट हुई है, ये करंट से कैसे रिलेटेड है? तो सबसे पहली बात, ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उस रेजिस्टेंस के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी टाइम में। और टी क्या है? ये हीट। टी टाइम में जितनी करंट इस आर रजिस्टर में फ्लो हो रही, उसके फ्लो होने से ये जो हीट जनरेट हुई है इसके बारे में पूछता है।
तो बोर्ड में कहता है डेराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अक्सर सीबीएसई आ जाता है, अक्सर आपके प्री बोर्ड में भी पूछा जाता है, या जो आपके यूटी होते हैं या आपके जो टर्म्स पेपर होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। तो आगे बने रहिए, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।